हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ईस्टर्न घाट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल को लेकर के। तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल को अगर हम मैप में व्यू करें, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड 6 कंट्रीज सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान के बीच में एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जीसीसी के नाम से भी जानते हैं, इसको 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन 6 कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। और इन्हीं सभी कोऑपरेशन को, ये जो रीजनल अफेयर्स हैं, इन सभी को टाइम टू टाइम रिव्यू करने के लिए एवरी ईयर जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उसकी मीटिंग होती है। यहाँ पर इसके चार्टर की अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके चार्टर के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये 6 कंट्रीज़ का ज्योग्राफी के बेसिस पर, पॉलिटिकल बेसिस पर इन सभी कंट्रीज़ के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो लगभग सिमिलर हैं। और उसी के बेसिस पर 1981 में इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो सऊदी अरेबिया में रियाद जो है वहाँ पर लोकेटेड है। आप सभी को पता है ये एरिया जो है वो पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के साथ में 6 कंट्रीज़ तो ये, इसके अलावा इराक एंड ईरान जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इस एरिया की अगर हम बात करें तो बात करते हैं क्रूड ऑयल के बेसिस पर और नेचुरल गैस के बेसिस पर। इन सभी फॉसिल फ्यूल्स का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन देखने को मिलता है। पूरे वर्ल्ड में जितना क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर किया जाता है उसमें 2/3 जो पार्ट है वो इसी एरिया में किया जाता है। और नेचुरल गैस जो है पूरे वर्ल्ड से कंपेरिजन करें तो 1/3 पार्ट जो है वो इसी एरिया से किया जाता है। तो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड की जो डिपेंडेंसी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ और फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है फ्रंट पेज पर। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, 99% पोलिंग हुई। कुछ सीट जो हैं वो राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें वैकेंट थी। इसके अलावा कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया ये जो इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट के लिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि 15 प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री उसके लिए जो वोटिंग है वो यहाँ पर की गई। 31 प्लेसेस पर ये वोटिंग हुई पार्लियामेंट पर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है। इसके अलावा पुदुचेरी और दिल्ली की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहीं सभी पर इनके लिए डेस्टिनेशन जो है वो डिसाइड किए गए और वहीं पर इनकी जो वोटिंग का प्रोसीजर कंप्लीट किया गया। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो यहाँ पर अपना विप जो है वो अपॉइंट नहीं करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि राज्यसभा की पोलिंग हुई, राज्यसभा की सीट के लिए अगर पोलिंग होती है, वोटिंग होती है तो उसमें ओपन वोटिंग होता है। ओपन वोटिंग मतलब पार्टीज जो हैं वो अपना विप अपॉइंट करती हैं, फिर पार्टी के जो मेंबर हैं वो किसको अपना वोट दे रहे हैं वो पहले वहाँ पर शो किया जाता है कि हम उसको अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीक्रेट बैलेट होता है। और सेम इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वहाँ पर भी सीक्रेट बैलेट होता है। मतलब पार्टीज अपना विप अपॉइंट नहीं करती, कौन सा पर्सन किसको वोट दे रहा है ये यहाँ पर पता नहीं चल पाता है। ओके, तो यहाँ पर एक प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। आने वाले 3-4 डेज़ के बाद में इसकी काउंटिंग होगी और कौन सा जो कैंडिडेट है वो हमारे प्रेसिडेंट के रूप में सामने आएगा ये इम्पोर्टेंट रहेगा। 2 ही कैंडिडेट जिसमें द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जो है वो यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ ने नॉमिनेट किया यशवंत सिन्हा को। और जो एनडीए अलायंस है उन्होंने यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे कि किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर हुआ है और कैसे इसको कंप्लीट किया जाता है।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हमारे इंडिया में मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो देखे जाने लगे हैं। फर्स्ट केस जो है वो अभी कुछ टाइम पहले देखा गया और अभी सेकंड मंकी पॉक्स का जो केस है वो केरला में रजिस्टर हुआ है। देखो ये जो आर्टिकल जो अभी हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के डिस्कस किया ना, ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर हम मेंस की बात करें तो जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। और अब जो मंकी पॉक्स जो डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट है। ओके, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, कोई भी डिजीज़ जो है अगर न्यूज़ में रहती है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये जूनोटिक डिजीज़ है या कैसी डिजीज़ है। तो आपको बताना है कि मंकी पॉक्स डिजीज़ जो है वो कैसी डिजीज़ है। ओके, इसके बारे में आपको बताना है कौन सी डिजीज़ को वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, ये कौन एल्गी जो है किसके थ्रू वो डिजीज़ जो है स्प्रेड हो रही है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइम टू टाइम हमारे इंडिया में जो आउटब्रेक देखने को मिलते हैं इस चीज़ों के, उसके क्या रीजन हैं, किस तरीके से हेल्थ में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से इनिशिएटिव इसके लिए स्टार्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट की जो भी यहाँ पर पॉलिसीज़ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से जब भी कोई आर्टिकल आए उसको आपका प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है उसमें डायरेक्टली वहाँ से जो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और उसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है एक सोसाइटी में, गवर्नमेंट किस तरीके से उसमें इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से उसको सही करने की कोशिश कर रही है, इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर वो आर्टिकल जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है, आप सभी को पता है महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पर शिवसेना और अदर पार्टीज़ के साथ में मिल करके उन्होंने अपना अलायंस बना रखा था। लेकिन अभी शिवसेना के मेंबर एकनाथ शिंदे वो शिवसेना के ही एक फैक्शन के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है और उन्होंने ये बोला है कि हम जो हैं वो शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने वहाँ पर बीजेपी के साथ में मिल करके अलायंस बनाया है, अलायंस के थ्रू वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश की है। और अब ये बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट में जो भी मेंबर हैं उसको लेकर के भी वहाँ पर फैक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी नर्मदा रिवर में एक हादसा, एक एक्सीडेंट होता है, एक बस जो है उसमें गिर गई, जो भी उसमें मेंबर्स थे, जो भी उसमें ट्रैवलर्स थे, उनकी यहाँ पर डेथ देखने को मिली। देखो नर्मदा रिवर की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में कुछ रिवर जो हैं वो वेस्ट फ्लोइंग है, जिसमें अगर हम देखें तो माही रिवर है, साबरमती रिवर है, नर्मदा रिवर है एंड ताप्ती रिवर है। लूनी रिवर के बारे में हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि लूनी रिवर जो है ना वो जो अपना वाटर है उसको कच्छ के रन वाला जो रन ऑफ कच्छ जो है वहाँ पर जाकर के अब मर्ज हो जाती है, मतलब कंप्लीटली एक वाटर बॉडी, एक सी वाटर बॉडी में अपने वाटर को डिस्चार्ज नहीं करती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है, 1 सेकेंड, हाँ इतने हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा नेट का इशू है। देखो वोल्केनो आईएएस अकेडमी जो है, मतलब हम आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर के आए हैं। इस नए इनिशिएटिव में हम मेंटरशिप प्रोग्राम जो है उसको हमने लॉन्च किया है, जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन आप सभी के साथ में रखा जाएगा। उस नए प्रोग्राम का जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ में शेयर किया हुआ है, वहाँ जा कर के आप व्यू कर सकते हो। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस जो प्रोग्राम है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमने मेंस ऐसे के लिए क्रूशियल प्रोग्राम आप सभी के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें जो भी हमारे मेंटोर हैं वो डायरेक्टली आपके साथ में कांटेक्ट में रहेंगे। टाइम टू टाइम आपको गाइड किया जाएगा किस तरीके से आप अपने आंसर्स को इवेल्युएट करें, उसमें क्या क्या चेंजेस करें, क्या क्या माइन्यूट चेंजेस उसमें टाइम टू टाइम किया जाए, जिसके बेसिस पर आपके मेंस में जो आपके मार्क्स हैं वो आप एक्स्ट्रा फेच कर सको। इसके बाद में वैसे बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने इसको ज्वाइन किया है, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट कीजिए। इसमें जो भी बेनिफिट है, इसमें हमने मंथली बेसिस पर भी इसको रखा है और 3 मंथ का जो कोर्स है वो भी रखा है। तो आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर, आप अपने बेनिफिट के बेसिस पर इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद में हम सोच रहे हैं कि 2023 के लिए एक प्रोग्राम लेकर के आया जाए। इसमें एक नॉमिनल फीस रखी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेलीग्राम पर भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए कि इसमें जो नॉमिनल फ़ीस है वो कितनी है, थोड़ी हाई है। नॉमिनल फ़ीस रखी गई है, आप जाकर के व्यू कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा ये प्रोग्राम। उसके बाद में हम 2023 के लिए भी
जो नेक्स्ट हमारे एग्ज़ाम होगा यूपीएससी सीएससी का, उसके लिए भी प्रोग्राम लेकर के आएंगे, जिसमें एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पर आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। तो जो आपका सपोर्ट है उसको आप बनाए रखिए। नोट्स के लिए आप हमारा जो ज्वाइन बटन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर के आपको जो भी हमारी स्टैटिक बुक्स हैं, इसके अलावा एनसीईआरटीज़ हैं, उन सभी की जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगे, जैसे कि योजना का वीडियो कल अपलोड हुआ है, उस सभी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो आप सभी के साथ में शेयर की जाती हैं। तो जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगे उन सभी से रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स हैं वो आपके साथ में शेयर की जाएंगी। तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना सपोर्ट बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 5 पर, और ये जो आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, इसमें केरला स्टेट को लेकर के है, पहले हमने डिस्कस किया है। और अभी जो आर्टिकल है वो कर्नाटका के जो एमएलए हैं उन्होंने अभी प्रेजेंट टाइम में वेस्टर्न घाट को लेकर के जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने की बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसको लेकर के कर्नाटका के जो एमएलए हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करने का मेन रीज़न ये है कि इसकी वजह से क्या होगा, जितना ज़्यादा एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, जो एक बर्डन है, मतलब एक जो डेंसिटी है वो एरिया के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी, मतलब जो भी एक तरीके से कंपटीशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसी को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए टाइम टू टाइम इस तरीके के नोटिफिकेशन जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन उनका बेसिक ग्राउंड लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाया है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें आता है कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन सभी स्टेट में कुछ एरिया जो है वो डिसाइड किया गया है कि वेस्टर्न घाट का इतना एरिया आपके स्टेट में जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसमें डिसीजन लेगी। इसके अलावा इसमें ये भी डिसीजन लिया गया है कि केरला में जो है वो मैनुअली बेसिस पर या फिजिकली बेसिस पर जाकर के व्यू करके फिर उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि कितना एरिया वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए। यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो आप सभी को पता है इंडियन पेनिनसुला का जो वेस्टर्न कोस्ट जो है उसके पैरेलल यहाँ पर वेस्टर्न घाट जो है उसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है यहाँ पर कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट में सबसे ज़्यादा एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया है, जिसके बेसिस पर ही यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो वेस्टर्न घाट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड में जो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं उनमें से एक है वेस्टर्न घाट। टाइम टू टाइम इसमें बहुत ज़्यादा माइनिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ की वजह से ये काफ़ी डिग्रेडेड फॉर्म में आ गया है, और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम कुछ कमेटीज़ बनाई गई। जैसे 2011 में गाडगिल कमेटी आई। गाडगिल कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि कंप्लीट वेस्टर्न घाट को आप जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, यहाँ पर कोई भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी कम लेवल पर हो सकें। उसके बाद में 2013 में आती है कस्तूरी रंगन कमेटी, और कस्तूरी रंगन जो कमेटी है उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि देखो, कस्तूरी रंगन ने ये बोला कि डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी इन सभी के बीच में हमें एक बैलेंस बना कर के चलना है। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि 37% जो एरिया है वेस्टर्न घाट का उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, और वहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि माइनिंग और भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो यहाँ पर नहीं हो पाए। तो इसी कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उन्हीं के इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पर टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किए गए, और अभी प्रेजेंट टाइम में हर स्टेट को ये डिसाइड किया गया है कि आपके यहाँ पर इतना एरिया प्रोटेक्ट करना है, आपके यहाँ पर इतना एरिया प्रोटेक्ट करना है, और आपके यहाँ पर इतना एरिया प्रोटेक्ट करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कर्नाटका स्टेट के लिए टारगेट दिया गया है। और टाइम टू टाइम इसको रिव्यू किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसको लेकर के डिसीजन लेगी। टाइम टू टाइम इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा कि ये जो भी एरिया जिसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया था उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ देखिए, देखो ये जो आर्टिकल है वो बेल का जो प्रोसीजर है उसको लेकर के है। अभी एक जुडिशियल ऑर्डर पास हुआ। इसके अलावा हमारे जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने पब्लिक स्पीच दिया,
और इन दोनों में ही जो भी अटेंशन है वो क्रिएट किया गया बेल प्रोसीजर के लिए। ये इशू क्या हुआ है? इशू इसलिए है कि किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट पर लोगों को अरेस्ट किया जाता है, और जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके बेसिस पर जब उनको अरेस्ट करने के बाद में उनको जेल में, प्रिजन में रखा जाता है, जब तक उनका जो प्रोसीजर है, अंडर ट्रायल प्रोसीजर जब तक चलता रहता है। या तो उनको दोषी कन्विक्टेड करार दे दिया जाता है जुडिशरी के द्वारा, तो उनको प्रिजन हो जाती है, नहीं तो उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इशू टाइम टू टाइम ये क्रिएट किया जा रहा है कि देखो इसकी वजह से जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है। ओके, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इसका एक अल्टरनेट ढूंढा जाए। अल्टरनेट क्या हो कि जो बेल का प्रोसीजर है वो इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो कि अगर कोई ऐसा क्राइम है या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अरेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो सबसे पहले तो वो किया जाए। फिर अगर लगता है कि बेल का प्रोसीजर ढंग से इम्प्लीमेंट हो तो उनको जो प्रिजन है वो हो ही नहीं पाई। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान में रख करके हमें कोशिश करनी है ताकि जुडिशरी जिस तरीके से इंटरवेन कर रहा है उसको लेकर के जो गवर्नमेंट है वो भी अपना प्रोसीजर एस्टेब्लिश करे और इसको लेकर के अल्टरनेट लॉ लेकर के आए, ताकि इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो देखने को ना मिल सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी कुछ टाइम पहले कुछ स्टेटमेंट दिए। उन्होंने ये बोला कि पॉलिटिकल बेसिस पर लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए टाइम टू टाइम ये कोशिश की जाती है कि लोगों को कुछ बातें, कुछ बेनिफिट्स देने की कोशिश की जाती है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, अगर हम आते हैं तो आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है कि क्या ऐसा जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, क्या उन पार्टीज़ में ऐसा नहीं होता है? आप पॉलिटिकल के बेसिस पर या इलेक्शन के बेसिस पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, बहुत सारे डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि हर एरिया के बेसिस पर डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट प्लेस पर, डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट पीपल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। ओके, तो यहाँ पर उन सभी रिक्वायरमेंट को साधने की तो कोशिश की जाती है ना। कहीं पर उनको कुछ सामान, कुछ प्रोडक्ट दिया जाता है, कहीं पर उस एरिया को ग्रोथ और डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पॉपुलेशन है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है? करने की ज़रूरत ये है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसको इस तरीके के प्रोसीजर में इन्वॉल्व ना हो करके उन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना चाहिए जिसमें रियलिटी में जो हमारा ग्राउंड लेवल है वहाँ पर एक अपग्रेडेशन देखने को मिले और जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ देखने को मिले, और जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर इंडिया का जो क्लाइमेट को लेकर के इस आर्टिकल आया है। राइटर का ये बोलना है कि कोविड-19 की एब्सेंस में अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़ा डिजास्टर हमारे सामने आया है। रिसेंट ईयर्स में इंडिया में रेड अलर्ट देखने को मिला है टाइम टू टाइम, जैसे कि हीट वेव्स। तो हीट वेव जो है इंडिया में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, न्यू दिल्ली, इन सभी को एक तरीके से इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद में जो 2021 जो है वहाँ पर साउथ इंडिया में टोरेंटियल डाउनपोर्स देखने को मिला, सुपर साइक्लोन अम्फान। मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से इंडिया का कोई ना कोई एरिया जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से हमेशा वहाँ पर इफ़ेक्ट देखने को मिला है। कहीं पर हैवी रेनफॉल, कहीं पर फ्लड, कहीं पर साइक्लोन, कहीं पर हीट वेव। मतलब इशू जो है वो रेगुलर बने हुए हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें शो करती हैं कि मैन मेड क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी एक्टिविटी जो है वो सामने आ रही हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया के आसपास वाला रीजन, सी एरिया जो है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। 1950s से अगर हम देखें तो इंडियन ओशन का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट माइग्रेशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो 4th वर्ल्ड हिट है। मतलब क्लाइमेट से लोग परेशान होकर के कि यहाँ पर रेन नहीं हो रही है, यहाँ पर हैवी हीट वेव्स देखने को मिलती है, उसकी वजह से मतलब क्लाइमेट की वजह से माइग्रेशन जो है वो इंडिया उसमें 4th नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 1970s से अगर हम देखें तो 17,000 लोग जो हैं वो हीट वेव की वजह से, इनका एस्टिमेशन किया गया है कि इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे हीट इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे लेबर लॉसेस देखने को मिलता है।
ये भी इसका एस्टिमेशन देखने को मिला है। ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एमिशन है टाइम के साथ में ग्लोबल वार्मिंग जो है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा और इंडिया जो है वो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। ओके, तो हमें इसके लिए क्या अपनानी चाहिए, हमें ऐसी अप्रोच अपनानी चाहिए जिसमें पहला तो हम क्या कर सकें, जो भी क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं उसके अगेंस्ट जो हमारी बिल्डिंग रेजिलियंस है उसको हम इस तरीके से तैयार करें ताकि क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडेप्ट कर सकें। दूसरा क्या है कि हमें कोशिश ये करनी होगी टू मिटिगेट एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज फ्रॉम बिकमिंग मोर लेथल। ओके, तो हमें क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन को मिटिगेट करने के लिए काम करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्लाइमेट को लेकर के एक्सट्रीम बातें रख रखी हैं, कुछ इवेंट्स यहाँ पर बता रखे हैं, उनको हम रेगुलर डिस्कस कर चुके हैं अभी स्टार्टिंग पॉइंट में कि क्या क्या इश्यूज हैं जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में हमने डिस्कस किए ना। हीट वेव्स हैं, फ्लडिंग है, हैवी रेन है, कहीं पर साइक्लोन है, कहीं पर अदर इश्यूज हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हमें क्या करना होगा, हमें प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होगा। जैसे बात करें हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्रीकल्चर में हमें वाटर की जो इंक्लूजन है वो कम करना होगा, उसके अकॉर्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रिप सिस्टम, उसको अकर करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक से ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं उनको एक साथ हमें उगाने की कोशिश करनी होगी। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में टाइम टू टाइम जो है वो टारगेट्स रखे गए हैं कि किस तरीके से हम क्लाइमेट को एक तरीके से रेगुलर कर सकते हैं, जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उन सारी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी एक्टिविटीज़ को रेगुलर करना है ताकि 2070 तक जो हमने टारगेट लिया है उनको भी हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि देखो, जैसे जो हमारे सर्दर्न स्टेट हैं, यहाँ देखो लोकलाइज्ड फूड प्रोडक्शन जो है वो होना चाहिए। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो हमारी हेल्प करेगा। फ्लड और स्टॉर्म जो है वो सी एरिया जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। कोस्ट लाइन जो है उसको इरोजन करने को देखने को मिल रहा है, साउथ में इशू देखने को मिल रहे हैं। तो हमें जो सर्दर्न स्टेट्स हैं उनके लिए ड्रेनेज सिस्टम का लोकलाइजेशन जो है उसके लिए काम करना होगा। फ्लड जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी के लिए मैंडेटरी करना होगा। मान लो कोई पर कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है तो पहले उस एरिया का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि इसकी वजह से क्या क्या इशू हो रहा है, और प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश होने के बाद में भी टाइम टू टाइम इसका रिव्यू होना चाहिए कि इसकी वजह से पोल्यूशन कितना हो रहा है, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो केरला में फ्लड रेजिस्टेंट हाउसेज जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट होने चाहिए। कम्युनिटीज़ कैन बिल्ड राउंड शेप्ड हाउसेज कंसिडरिंग ऑप्टिमम एरोडाइनमिक ओरिएंटेशन टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड्स। ओके, इस तरीके घर बनाए जाएं ताकि अगर तेज हवा देखने को मिले तो जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। रूफ्स जो हैं वो मल्टीपल स्लोप्स के साथ में बनाई जाएं ताकि स्ट्रॉन्ग विंड्स को जो है वो सहन कर सके। सेंट्रल शाफ्ट रिड्यूस विंड प्रेशर ऑन द रूफ बाय सकिंग इन एयर फ्रॉम आउटसाइड। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके बेसिस पर हम चेंज कर सकते हैं और तभी जा कर के हम 2070 जो टारगेट है हमारा नेट जीरो एमिशन का उसको भी हम अचीव कर पाएंगे और ये जो इश्यूज जो टाइम टू टाइम देखने को मिल रहे हैं उनको भी ख़त्म कर पाएंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में और भी इश्यूज हैं, जैसे कि डैम्स जो हैं वो टाइम के साथ में हमारे इंडिया में ओल्ड स्टेज में जाते जा रहे हैं। तो उन सभी को, फ्लड एक मेजर इशू सामने आ रहा है, तो इन सभी को अगर टाइम के साथ में डैम में डैमेज होने की वजह से कुछ इशू क्रिएट ना हो, तो हमें जो डैम एक्ट लेकर के हम आए हैं उसके बेसिस पर जो भी हमारे डैम हैं जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हैं उन सभी के कंस्ट्रक्शन और उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें वर्क करना होगा। ओके, यहाँ पर अभी उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड वाला इशू लास्ट ईयर देखने को मिला, इसकी वजह से अगर हम और भी अदर एक्टिविटीज़ देखें तो हमारा यहाँ पर मणिपुर मतलब नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड इशू देखने को मिला। तो जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उन सभी की वजह से इशू हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल का सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो 2013 में जो कस्तूररंगन कमेटी ने वेस्टर्न घाट के लिए जो रिकमेंडेशन दी थी वो इम्पोर्टेंट है। मतलब डेवलपमेंट में और एनवायरनमेंट में हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ताकि जो इशूज हैं वो सॉल्व हो सकें।
नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें कुछ डाटा दे रखे हैं और इस आर्टिकल में ये बता रखा है कि हमारे इंडिया में ग्रेन्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो टाइम के साथ में डिक्रीज़ हुई है। यहाँ पर राइस, सोयाबीन, मेज़, कॉटन, अरहर, अदर पल्सेस, बाजरा, इन सभी का टाइम के साथ में अभी खरीफ की जो सीजन चल रहा है उसमें कितने एरिया में शो किया गया है। तो लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो राइस में 27.03 का, मेज़ में, मक्का में 6.78% का और यहाँ पर अरहर में 5.76% का जो डिक्रीज़ है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। पहले इसका डिसीजन बताया गया है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था संघाई 5 के नाम से। उसके बाद में 2001 में इसका नेम चेंज करके HCO कर दिया गया क्योंकि इसमें उज्बेकिस्तान जो है वो एक कंट्री और जुड़ गया। पहले 5 कंट्रीज़ थे, फिर इसमें उज्बेकिस्तान जो है और मेंबर इसका बन जाता है। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके मेंबर बन जाते हैं। रशिया जो है वो इंडिया को ज्वाइन करवाना चाहता था, लेकिन चाइना जो है वो अपने एक फ्रेंड पाकिस्तान को या फिर प्रो इंडिया या फिर इंडिया के क्लैश में पाकिस्तान को चाइना ने यहाँ पर सपोर्ट करके HCO ज्वाइन करवाया। दोनों ने 2017 में ज्वाइन किया और अभी जो ये बताया जा रहा है कि सितंबर में इसकी मीटिंग होगी जिसमें ईरान जो इसका मेंबर बन गया है, इसके अलावा बेलारूस जो है वो भी इसका परमानेंट मेंबर बनेगा। 1991 में जैसे ही USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद में USSR को रिप्लेस करते हुए या USSR को एक तरीके से उसी को रेगुलेट करते हुए उसका एक मेजर पार्ट रशिया जो सामने आया था। USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद में बहुत सारी स्मॉल कंट्री बन गई जिसमें एक मेजर वास्ट एरिया जो है वो रशिया के रूप में एग्जिस्ट हुआ। तो यहाँ पर रशिया ने USSR को काउंटर करने के लिए और नाटो ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर करने के लिए चाइना के साथ में मिलकर के ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन भी यही है कि यहाँ पर नाटो ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्सपेंड कर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि टाइम टू टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन का रोल इसमें भी प्ले किया गया है कि जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व करने की कोशिश की गई है। जैसे कि 2015 में जब इसकी मीटिंग हुई तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में डिस्कशन किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2020 की जब मीटिंग हुई तो इंडिया और चाइना के जो मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बीच में डिस्कशन हुआ था और उनके बीच में डिस्कशन के थ्रू उस टाइम जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में डिस्कशन हुआ और जो भी प्रॉब्लम थी उस टाइम की उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइम टू टाइम जो है जो भी इश्यूज हैं उनमें बायलैटरल बेसिस पर भी उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो अभी रशिया यूक्रेन इशू चल रहा है तो हो सकता है कि सितंबर में इसको लेकर के डिस्कशन हो, क्योंकि इंडिया जो है वो क्वाड्रिलेटरल जो ग्रुप है उसको भी मेंबर है उसका भी, तो वहाँ पर भी रेगुलर करने के लिए, वहाँ पर भी काउंटर करने के लिए इंडिया जो है वो अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर सकता है कि यूक्रेन और रशिया का जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से पाकिस्तान और IMF की टॉक चल रही थी ताकि कुछ असिस्टेंस यहाँ पर पाकिस्तान को दिया जा सके। ओके, तो एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी जो है उसके लेकर के डिस्कशन चल रहा है और पाकिस्तान और IMF के बीच में जुलाई 2019 में ये साइन हुआ था कि इसमें सेल्फ ड्राइंग राइट्स जो हैं वो दिए जाएंगे इतने। तो यहाँ पर कुछ चेंज करने की कोशिश की गई है। अब देखो ये सारे मनी मिलता है तो पाकिस्तान के अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ने एक बात बोली है। देखो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई। पिटीशन में ये बोला गया कि हमारे इंडिया में कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और कुछ हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको अभी प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल लेवल पर रिकग्निशन दी हुई है, लेकिन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को सेंट्रल लेवल पर रिकग्निशन नहीं है। उनको जो है वो स्टेट के लेवल पर जो है मतलब लैंग्वेज बेसिस पर कि कितनी लैंग्वेज को बोलने वाले कितने लोग हैं उसका कुछ क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पर लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का जो दर्जा है डेजिग्नेशन जो है वो दिया जाता है। तो पिटीशन फाइल हुई कि हमारे इंडिया में ये बोलते हैं कि हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो वहाँ पर वो माइनॉरिटी में है। तो इसको लेकर के डिसीजन होना चाहिए कि स्टेट लेवल पर और स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो माइनॉरिटी है वो उसका डिसीजन सामने आना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो इंडिया में स्टेट डिपेंडेंट होंगे और उसी के बेसिस पर जिस स्टेट में जो भी
माइनॉरिटी को डिक्लेयर किया जाएगा वो आर्टिकल 29 एंड 30 के बेसिस पर माइनॉरिटी एजुकेशन एस्टेब्लिश करने की उनको पावर होगी। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 पर, और आप सभी को पता है पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। उस टाइम के लिए पार्लियामेंट को एडजर्न कर दिया गया था पार्लियामेंट के फर्स्ट डे पर। एडजर्न क्या होता है? एडजर्नमेंट में ये होता है कि एक फिक्स टाइम का आपको बता दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग है वो इस टाइम होगी, और एडजर्नमेंट साइन डाई ये होता है कि उसमें एडजर्न कर दिया जाता है पार्लियामेंट के सेशन को, सिटिंग को, लेकिन पार्लियामेंट के सिटिंग को, लेकिन बताया नहीं जाता है कि नेक्स्ट हमारी मीटिंग जो है वो कब होगी। और जो भी स्पीकर जो होते हैं, जो भी सेशन के जो भी उस टाइम जो ऑफिसर होते हैं, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो इसको लेकर के अपना जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको पास करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर हमारे इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एमएसपी को लेकर के जल्द ही पैनल जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें डिसीजन लिया गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा, जिन्होंने जो फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिला उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो उसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो भी इसमें होंगे, जिसके थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एक इशू रहा था कि फार्मर्स ने जब प्रोटेस्ट किया तब उन्होंने यही डिमांड की थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो डिसीजन लिया जाए, इसको एक लॉ के थ्रू, एक एक्ट के थ्रू इसको बनाया जाए, ताकि टाइम के साथ में जो गवर्नमेंट है उसको स्नैच ना कर सकें। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पैनल बनाने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसीजन लेने के लिए ये जो पैनल है वो इसमें काम करेगा। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि टाइम के साथ में हमारे इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और इसमें कंपैरिजन किया गया है कि अगर हम बात करें तो इंडिया का जो डिफेंस इंपोर्ट है वो डिक्रीज़ हुआ है 21%। पिछले 4-5 साल में अगर हम देखें तो इंडिया ने 21% तक डिक्रीज़ कर दिया है। इसके साथ में इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो है डिफेंस सेक्टर में वो इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो श्रीलंका जो कंट्री है वहाँ पर फिर से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, और कल जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसके लिए इलेक्शन होंगे, सॉरी वोट किया जाएगा कि कौन को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी कुछ टाइम में ही श्रीलंका में 3rd टाइम इमरजेंसी देखने को मिली है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो रशिया यूक्रेन में जो इशू चल रहा है उसी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि टाइम के साथ में रेगुलर यहाँ पर अटैक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके जो सिक्योरिटी चीफ जो है उनके ऊपर भी अटैक देखने को मिला। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा अगर हम देखें तो और अदर इशू जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।